नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डाइजेशन सिस्टम के कुछ अंग के बारे में बता दिया था। दोस्तों, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि डाइजेशन सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है, यानी इसमें कोई एक पर्टिकुलर अंग भाग नहीं लेने वाला है। कई सारे अंगों को जोड़ करके एक सिस्टम बनाया जाता है और वो सिस्टम जब एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है तो उस फंक्शन में जितने भी अंग शामिल होते हैं वह डाइजेशन सिस्टम या फिर उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी अलग है, ठीक है। फिर ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में पढ़ा। फिर स्टमक यानी पेट के बारे में सारी जानकारी ले ली है। फिर हम भोजन को कहाँ लेकर के आए थे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जब हम ड्यूडेनम वाले भाग को पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पे 2 चीजें पढ़ना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। पहला लीवर और दूसरा पैंक्रियाज। हालांकि यह डाइजेशन सिस्टम में मदद करता है, इस वजह से इसके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं लीवर यानी यकृत के बारे में। यहाँ पे लिख देता हूं मैं लीवर, हिंदी में इसे यकृत बोलते हैं, ठीक है। लीवर जो होता है दोस्तों, यह इंसान के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो कि केमिकल्स को एक डक्ट के रास्ते छोड़ता है और एक थैली में जाकर के स्टोर होता है। जैसे लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जहां से पित्त का स्राव होता है या पित्त का निर्माण होता है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। दूसरी बात, ये जो दोस्तों बाइल जूस होता है, यह एक डक्ट के माध्यम से जाता है। डक्ट यानी नली के माध्यम से जाता है। इस डक्ट को बोलते हैं बाइल डक्ट। और जहां ये इकट्ठा होता है उसको कहते हैं गाल ब्लेडर। क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो दोस्तों, लीवर में क्या निर्माण होता है? बाइल जूस का निर्माण होता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो बाइल जूस होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। इकट्ठा कहाँ रहता है? गाल ब्लेडर में, यहाँ पे बाइल जूस होता है। फिलहाल बाइल जूस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन सिस्टम में। सबसे पहले हम जान लेते हैं लीवर। लीवर का जो वजन होता है 1.5 से 1.7 kg का होता है। पहली बात, यह किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको कहते हैं हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल। इस सेल की खासियत ये होती है कि इसके अंदर सेंट्रोसोम बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और इसके अंदर सेल डिवीजन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। यही कारण है दोस्तों कि जो हेपेटिक सेल होने की वजह से जो लीवर होता है अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। यदि कहीं कट भी जाता है तो लीवर क्या करता है? अपने आप को रीजनरेट करके बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीवर का फंक्शन ऑफ लीवर, यहां पे लिख देता हूं फंक्शन ऑफ लीवर। अब लीवर का कार्य क्या होता है ये जान लेते हैं। पहला होता है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसमें यूरिया, इसमें बदलता है यूरिया में। होता क्या है? ये अमोनिया क्या है और यूरिया क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी जो बॉडी होता है उसमें एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसका नाम है अमोनिया, NH3। यह हमारे शरीर में एक जहरीला पदार्थ है।
इसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेगा, पूरे शरीर में जहर फैला देगा। तो दोस्तों ये जो अमोनिया होता है यह आसानी से यानी इस फॉर्म में यदि रहे तो ये शरीर से बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया में जैसे ही कन्वर्ट कर देता है यह ब्लड में घुलनशील हो जाता है, ये ब्लड में मिल जाता है। और जब ब्लड यानी यहां से जो ब्लड किडनी में जाता है, तो इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा इसमें अमोनिया जो होता है, नाइट्रोजन और वेस्ट जो होता है वह बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी के बारे में भी हम अगले चैप्टर में जानेंगे, जब हम किडनी पढ़ाएंगे तब। फिलहाल के लिए किडनी के बारे में हमें कुछ नहीं जानना है। आपने देख लिया कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, हमारा लीवर करता है। और लीवर यदि यह परिवर्तित नहीं करता तो अमोनिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे शरीर को नष्ट कर देता। ये तो पहला प्रक्रिया है, इसका पहला फंक्शन है, इसको मिटा देता हूं। दूसरे फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। दूसरा फंक्शन होता है लीवर का, दूसरा फंक्शन होता है स्टोर रूम की तरह, होता है स्टोर रूम के रूप में। अब हम जान लेते हैं दोस्तों यह स्टोर रूम की तरह कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि जितने भी ग्लूकोज होते हैं, यानी ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में अधिकता हो जाता है तो यही लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, उस कंडीशन में यही लीवर क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कोई बात नहीं, आपका कोई माई बाप नहीं है तो मैं आपको अपने पास अपने घर में पनाह देता हूं। तो क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। और लीवर में फैट भी स्टोर रहता है। लीवर में क्या रहता है, फैट भी स्टोर रहता है, ग्लूकोज भी स्टोर रहता है, फैट भी स्टोर रहता है। और आप जानते होंगे दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़ करके सारे जो विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वह पानी में घुलनशील होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे जो अंदर विटामिन पाई जाती हैं वह वसा में घुलनशील है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वसा के पास पाए जाएंगे। तो जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़ करके वह भी कहाँ स्टोर होंगे, लीवर में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं विटामिन, यानी विटामिन भी स्टोर होगा लीवर में, फैट भी स्टोर होगा और क्या, ग्लूकोज या शुगर भी स्टोर होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो लीवर होता है दोस्तों वह स्टोर रूम की तरह भी कार्य करता है। अब अगला पॉइंट जान लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। अगला पॉइंट क्या है वो समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है बाइल जूस का निर्माण करना, यानी बाइल जूस का यह निर्माण करता है कौन, लीवर। और चौथा फंक्शन जान लेते हैं कि जब भी आपके बॉडी में क्या कहते हैं, जहर की मात्रा बढ़ जाती है तो लीवर क्या करता है, उससे फाइट भी करने का काम करता है। इस वजह से जब भी पोस्टमार्टम होती है, यदि किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है तो उसकी लीवर की जांच करते हैं। यदि लीवर काला पड़ गया है तो इसका मतलब यह है, साफ जाहिर होता है कि व्यक्ति को जहर देकर के मारा गया था। ठीक है, तो ये जहर से यानी पॉइजन से लड़ने का काम करता है। जहर से क्या करता है, लड़ता है। तो ये रहा लीवर का फंक्शन। बाकी जब मैं लीवर पढ़ाऊंगा आपको तो इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे अमोनिया को यूरिया में तब्दील करा जाता है।
ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये मोटा मोटा आउटलाइन जान लीजिए कि लीवर का फंक्शन क्या होता है। अब लीवर का फंक्शन आपने जान लिया दोस्तों, तो आपने देखा कि यह किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। अब बाइल जूस के बारे में जान लीजिए, लीवर के बारे में आपने जान लिया, अब बाइल जूस के बारे में जान लीजिए, पित्त रस के बारे में। इसे कहते हैं पित्त रस, क्या बोलते हैं, पित्त रस। बाइल जूस जो होता है दोस्तों, उसका जो पीएच मान होता है वह 7.9 से 8.5 होता है। अब ये बताइए आपकी अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय। हम जानते हैं दोस्तों कि 0 से लेकर के 7 तक जो पीएच वैल्यू होता है वह क्या होता है, एसिड होता है। और 7 से लेकर के और 14 तक जो पीएच होता है वो क्या होता है, बेस होता है, यानी क्षार होता है। तो आप बताइए ये 7.9 से 8.5 पीएच है, तो क्या यह अम्लीय होगा कि क्षारीय। बिल्कुल सही जवाब, यह क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। कौन, बाइल जूस। बात कर लेते हैं इसके कलर की, यहां पे लिख देता हूं 7.9 से 8.5। अब बात करते हैं इसके कलर की, यानी रंग की, पित्त किस रंग का होता है। तो पित्त जो होता है दोस्तों, यह हल्का पीला और हल्का हरा होता है। इसका कलर जो होता है हल्का पीला और हल्का हरा होता है। जो हल्का पीला रंग होता है वह एक विशेष प्रकार के पिगमेंट से होता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। और हल्का हरा रंग जो होता है वह विशेष प्रकार के पिगमेंट से होता है जिसका नाम है बिलीबर्डिन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी कभी 1 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हल्का पीला रंग किसके वजह से होता है, बिलिरुबिन। और हल्का हरा रंग किसके वजह से होता है, बिलीबर्डिन के वजह से। पित्त के बारे में जान लिया। अब पित्त का काम क्या होता है, फंक्शन भी जान लेते हैं। जो पित्त होता है, फंक्शन यानी कार्य, इसका कार्य क्या होता है, इसका काम होता है फैट का पाचन करना। क्या करना, फैट का पाचन करना। ठीक है, जैसे दोस्तों 95% जो फैट होता है इसी बाइल जूस की वजह से फैटी एसिड में दिखाई दे रहा है, हाँ, कन्वर्ट हो जाता है। इसी बाइल जूस की वजह से, यानी पित्त रस की वजह से जो फैट होता है, जिसे हम लिपिड भी कह सकते हैं, वह 95% डाइजेशन हो जाता है। किसकी वजह से, इसी बाइल जूस की वजह से। क्लियर है दोस्तों। अब बाइल जूस का लोकेशन की बात करें, इसको मिटा देता हूं, लोकेशन देख लेते हैं इसका। मान लेते हैं ये हमारा ओइसोफेगस है, ये स्टमक हो गया, ये अपना लीवर हो गया। देखो दोस्तों, यहीं पे लीवर में ही, यहीं पे साइड में एक हरे कलर या पीले कलर की थैली होती है जिसे क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, और गाल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, गाल ब्लेडर से क्या रस निकलता है, बाइल जूस निकला। यहां पे मान लीजिए लीवर इकट्ठा कर दिया बाइल जूस को, यहाँ पे, कहां पे, गाल ब्लेडर में। अब होता क्या है, यहाँ पे तो पेट वाला हिस्सा खत्म हो गया, यहाँ ड्यूडेनम वाला भाग आ गया, छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग आ गया। होता क्या है, ये इस तरह करके यहाँ पे आकर के क्या मिल जाता है आपका, ये जो डक्ट लेकर के आता है बाइल जूस को, इस डक्ट को क्या कहते हैं, बाइल डक्ट। ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल साफ तरीके से ध्यान देना, मैं कैसे हो रहा है डाइजेशन उसको, प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो नली है, ये वाली नली, बाइल जूस यहाँ आया, तो ये जो नली आ रही है दोस्तों, इस नली को कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं, बाइल डक्ट। ठीक है, क्योंकि यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड की खासियत होती है कि इससे जो रस निकलता है वो डक्ट के माध्यम से जाता है और एक थैली में स्टोर भी होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, गाल ब्लैडर कह रहे हैं। बाइल जूस जो होता है यहाँ पे आ चुका है। यही साइड में एक और अंग पाया जाता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। क्या पाया जाता है, ये लीफ यानी पत्तियों की तरह संरचना होती है इसकी। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जब बाइल जूस मिलता है, क्या बाइल जूस, ये फूड के साथ, यहाँ पे फूड है और बाइल जूस मिल गया, तो यहाँ पे फैट जो होता है उसका 95% क्या हो गया, पाचन हो चुका है। 95% क्या होता है, 95% डाइजेशन हो चुका है, यानी पाचन हो चुका है। बाकी जो 5% है वो मैं अभी यहीं पे आगे बढ़ने के बाद थोड़ी सी करा दूंगा। देखिए, अब ये जान लिया दोस्तों आपको गाल ब्लैडर के बारे में, बाइल डक्ट के बारे में, बाइल जूस के बारे में और लीवर के बारे में। अब हम जानते हैं किसके बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज यानी हिंदी में इसको अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोलिए, अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो बता दिया हमने कि कैसे वह डक्ट के माध्यम से अपने जूस या एंजाइम को स्रावित करता है और एक थैली होती है। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो जूस निकलता है उस ग्लैंड से वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। डक्ट मतलब नली, वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, तो यह एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो पैंक्रियाज होता है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्ट पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है, ये जान लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना। यहाँ पे कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड। क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। और पैंक्रियाटिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है भोजन को पचाने के लिए, उस तरल पदार्थ को पैंक्रियाटिक जूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस इस नली के माध्यम से आता है, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा। ध्यान देना दोस्तों, मेरी बातों को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान देना। पैंक्रियाटिक जूस जो आता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है अमाइलेज, दूसरा एंजाइम है लाइपेज और तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ध्यान देना दोस्तों, 3 एंजाइम है, कहां से निकलते हैं, इस पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अब इन तीनों एंजाइमों का क्या फंक्शन है ये जान लेते हैं। दोस्तों जब मैं सलाइवा पढ़ा रहा था तो आपको बताया था सलाइवा से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा एंजाइम होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम बैक्टीरिया को मारने में, और सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है वह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो अमाइलेज है सेम वही काम करता है, यह भी क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब स्टार्च क्या है, माल्टोज क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वहां पे जाकर के विजिट कर ले और ये सारे चीजें जान ले। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि जो अमाइलेज है एक प्रकार का एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा हो गया लाइपेज। लाइपेज जो होता है यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो लिपिड यानी फैट का पाचन करता है। अभी अभी आपने देखा दोस्तों कि जो ये बाइल जूस है वो 95% क्या पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। बाकी जो बचा हुआ 5% है
फैट, उसका पाचन यहाँ पे हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां तक, इस हिस्से तक फैट का पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है, क्योंकि फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम जान लेते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो यह किसका पाचन करता है, प्रोटीन। यह किसको कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट करता है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। ध्यान देना दोस्तों, जब मैं आपको पेट पढ़ा रहा था, स्टमक पढ़ा रहा था, तो वहां पे आपने देखा था कि कैसे गैस्ट्रिक जूस, जहां से जो एंजाइम निकलते हैं, कौन सा एंजाइम निकलता है, एक तो रेनिन निकलता है और दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम होता है वह किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। जबकि जैसे ही वो खाना पेप्टाइड वाला कहाँ आता है, पैंक्रियाज के पास आता है। यह पैंक्रियाज में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, इस पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पर प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है और किसका, लाइपेज के द्वारा फैट का भी पूरी तरह से पाचन हो चुका है। बचा है तो सिर्फ एक, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। वह किस फॉर्म में है, माल्टोज के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, माल्टोज के फॉर्म में। उसको हम आगे पचा देंगे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और सारे प्रोटीन वगैरह पाचन हो जाएगा। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, अभी तक किसी ने पूछा नहीं है कि सर प्रोटीन का पाचन हो जाएगा, फैट का पाचन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा, लेकिन विटामिन का पाचन आप किस अंग में कराएंगे। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन ऑलरेडी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं कि उनको डाइजेशन करने की जरूरत होती ही नहीं है। वो ऑलरेडी पहले ही ब्लड में मिल जाते हैं, इतने छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं। तो विटामिन की पाचन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपने देख लिया दोस्तों कि कैसे यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, कौन, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अब हम जान लेते हैं कि पैंक्रियाज जो होता है वह एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है। ये दोस्तों यहां पे लिख देता हूं। अब हम जान लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यह कैसे काम करता है, कौन, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में दो विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागन। ध्यान देना दोस्तों, इंसुलिन और ग्लूकागन ये डायरेक्ट ब्लड में एंटर हो जाते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ऊपर चला गया है। उस कंडीशन में जो हमारे पैंक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है, एक इंसुलिन हार्मोन स्रावित कर देती है। अब इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, वह दौड़े दौड़े किसके पास जाता है, लीवर के पास। लीवर से कहता है भाई साहब शरीर का भी ध्यान रख लो, जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसका लेवल तो बहुत ज्यादा हो गया है। एक काम करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस लेवल को कम करिए। तो लीवर कहता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं, ध्यान देना, आप कह रहे हैं तभी मैं इसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता हूं। क्लियर है, यानी हार्मोन्स मैसेज देता है किसको, लीवर को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एक बात ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही शुगर का लेवल हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उस समय जो हमारे पैंक्रियाज होती है उसमें से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है ग्लूकागन। पैंक्रियाज बोलता है कि ग्लूकागन तुम जाओ लीवर के पास और उसको बोलो कि शरीर में जो ग्लूकोज है उसका लेवल बहुत ही डाउन चला गया है, वो जल्दी से अपना फंक्शन करके ग्लूकोज के लेवल को, जो बंदी बना हुआ है, उसको छोड़ दे और ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में मेंटेन कर दे। तो जैसे ही ग्लूकागन लीवर के पास जाता है, लीवर कहता है ठीक है ग्लूकागन भाई, आप कहते हैं, देखना आप ही कहते हैं तभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो अपने पास से छोड़ता नहीं। तो लीवर क्या करता है, जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर है, लीवर में
स्टोर है उसको क्या कर देता है, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और शरीर में जो शुगर का लेवल है या फिर कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है और बॉडी बिल्कुल सेफ हो जाती है या हेल्थी कंडीशन में आ जाती है। तो आपने देख लिया कि जो हमारा पैंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है। क्लियर हो गया दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां तक आपने भोजन को बहुत ज्यादा मात्रा में पचा लिया है, बचा है तो सिर्फ क्या क्या हाँ, कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल। अब इसको मिटा देता हूं सारी चीजों को। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ये सारे एंजाइम मिटा देता हूं, पैंक्रियाज को तो ऐसे ही रहने देता हूं। ये लीवर, ठीक है। अब खाना कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा है, कोई ना, समझने की कोशिश करना। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके अंदर, इसके जस्ट पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, और ये कहाँ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। कहाँ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ध्यान देना दोस्तों, ये छोटी आंत आई। जब भोजन, ये जो खाना है छोटी आंत में आता है, तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बता देता हूँ। ये मान लेते हैं छोटी आंत का हिस्सा है, यहां से हमने काट करके यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जो छोटी आंत में होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे रोए टाइप की संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ये रोए टाइप की संरचना पाई जाती है जो छोटी आंत में होती है। दो विलाई के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नलिका पाई जाएगी, डक्ट पाया जाएगा और जूस या एंजाइम का स्राव करेगा। तो ये डक्ट के माध्यम से क्या जाता है? एंजाइम का स्राव करता है। अब एंजाइम की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे स्राव करते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। पहला एंजाइम होता है दोस्तों माल्टेज। दूसरा एंजाइम होता है सुक्रेज और तीसरा एंजाइम होता है लैक्टेज। ये तीन एंजाइम होते हैं जो स्रावित कहां से होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आपने देख लिया था दोस्तों कि प्रोटीन का पाचन पेट में और कहां पे हुआ था? जो रिमेनिंग था पैंक्रियाज में हो गया था। फैट का पाचन 95% कहाँ हुआ था? ड्यूडेनम वाले भाग में हो गया था। फिर जस्ट उसके बगल में जब पैंक्रियाज आता है तो वहां से पैंक्रियाटिक डक्ट से जब यहाँ पे मिलता है तो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, इन एंजाइमों से फैट का भी पाचन हो जाता है। फैट का पाचन लाइपेज एंजाइम से होता है। बचा सिर्फ क्या था? बचा सिर्फ क्या था? हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा था, जो किस फॉर्म में था? माल्टेज के फॉर्म में था। यहाँ पे जो माल्टेज एंजाइम है वह माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बचा था माल्टोज, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। तो माल्टेज जो एंजाइम होता है माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। दूसरा क्या होता है? सुक्रेज। सुक्रेज जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया दोस्तों? यानी फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपने जब कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहा था? माल्टोज में। तो यहाँ पे जो माल्टेज एंजाइम है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन करा दिया। जो हम शहद खाते हैं या गन्ना खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है।
सुक्रोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह माल्टोज से थोड़ी सी हल्का सा सिंपल होता है। सुक्रोज को डाइजेशन करने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है सुक्रेज। वह सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब क्लियर हो गया ना। दूध में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज। ये जो लैक्टेज एंजाइम है वह लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहां तक पूरी तरह से पाचन हो चुका है किसका, बताइए, कार्बोहाइड्रेट का। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। और जो खाना छोटी आंत में नहीं पच पाता है वह खाना कहाँ पचता है, बड़ी आंत में पचता है। अब हम जान लेते हैं बड़ी आंत का क्या क्या फंक्शन होता है। इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा देता हूं। सारी चीजें आप बिल्कुल सही तरीके से समझते हुए जा रहे हैं। ये बाइल जूस को मिटा देता हूं। अब हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। आपने एक चीज देख लिया दोस्तों कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है वह पाचन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। जो फैट होता है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में। और जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक आपने देख लिया। लार्ज इंटेस्टाइन, दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वह लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ज्यादातर तो लोग समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है और छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। अब जो खाना होता है दोस्तों, अब बड़ी आंत से समझते हैं। खाना ये आ रहा है और ये हो गया बड़ी आंत। सारे पार्ट को छोटे छोटे भाग में तोड़ करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये छोटी आंत आई कहां से आई, पेंक्रियाज और बाइल जूस को लेकर के भोजन को कद्दूकस करते हुए। अब ये आती है कहां पे, एक भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको हम कहते हैं ज्यूजिनम। क्या बोलते हैं, ज्यूजिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया था, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। जो भोजन का अवशोषण होता है वह ज्यूजिनम वाले भाग में होता है। वहीं पे विलाई पाई जाएगी और विलाई क्या करती है, सारे पोषक तत्वों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर इसके बाद जो खाना होता है, फूड होता है, वह कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे एक छोटी तरह से संरचना होती है दोस्तों, छोटी ऐसे हमारे इंसान में, जबकि जानवरों में ये बड़ी होती है। इसका नाम होता है अपेंडिक्स। अब इस अपेंडिक्स का फंक्शन क्या होता है, जब हम आदि मानव थे तो उस कंडीशन में हम हरे पत्तियां खाते थे, टहनियां खाते थे, कच्चे मांस खाते थे। तो जब पत्तियां वगैरह खाते थे तो उसमें पाया जाता था एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम था स्टार्च। वह स्टार्च के पाचन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। लेकिन जब हम डेवलप हुए, अपने आप को विकसित करें, तो भोजन को पका करके खाने लगे। स्वाद भी आता था लेकिन स्टार्च सारा नष्ट हो जाता था। तो इस वजह से जो ये अपेंडिक्स है इसका कोई फंक्शन नहीं रह गया, इसका पाचन नहीं करता है। अब वह रिसेसिव अंग यानी अवशेषी अंग में तब्दील हो गया है। कभी कभी यह बढ़ जाता है तो अपने आसपास के जो अंग होते हैं उनको डिस्टर्ब करने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट करके निकाल देते हैं। उसी को कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो इधर हम नहीं जाएंगे दोस्तों, हम ऊपर ही रहेंगे। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। ठीक है,
इन तीनों चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सीकम। सीकम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसकी तरह, बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जहां पे एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की खासियत ये होती है दोस्तों कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी के आपको कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचाता है, जबकि फायदा ही करता है। हालांकि उसे क्या मिल जाता है, खाने को भोजन मिल जाता है, और हमें वो क्या देता है, विटामिन के का सिंथेसिस करता है, विटामिन के का निर्माण करता है, और दूसरा क्या करता है, विटामिन B12 का निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है। तो हमें तो फायदा ही है, विटामिन का निर्माण कर रहा है, और उसे फायदा है कि उसे पका पकाया भोजन मिल जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है, इस वाले पोर्शन में पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या करता है, खाने को सड़ा देता है। क्या करता है, खाने को क्या कर देता है, सड़ा देता है। तो फिर खाना कहाँ पहुंचता है, आगे की तरफ पहुंचता है। ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं, कोलोन। अब कोलोन में क्या होता है, कोलोन में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, सेल पाया जाता है, जिसे कहते हैं गॉबलेट सेल। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, गॉबलेट आपने देखा होगा, जब बियर और पार्टी में कहीं जाते हैं, बियर बार में, तो इस प्रकार की गिलास होती है, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ। इस प्रकार की एक गिलास होती है, ऐसे पीछे ये ऐसे, बिल्कुल, और ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे लड़ाते हैं, चेयर। फिर इसके बाद अंदर मामला, ठीक है। तो इसी प्रकार का कुछ सेल पाए जाते हैं, इसका नाम है गॉबलेट। तो गॉबलेट सेल पाया जाता है कहाँ पे, इस वाले हिस्से में, कोलोन वाले हिस्से में। ये क्या करता है, पानी को, जो पानी इसके साथ मिला हुआ है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हालांकि जो जितना पानी हम पीते हैं दोस्तों, क्या उतना पानी टॉयलेट के रास्ते निकलता है, नहीं। वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले हिस्से के द्वारा। अब जैसे ही जो फूड होता है, जिसमें से पानी होता है, वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है। दोस्तों आपको ही असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डर था वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो मैंने फिर से इस डायग्राम को बना करके हम लार्ज इंटेस्टाइन को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमने सीकम वाले हिस्से को जान लिया था। फिर इसके बाद जो कोलोन वाला हिस्सा होता है, इसमें गॉबलेट सेल पाया जाता है। गॉबलेट सेल क्या करता है, इसमें मौजूद जो वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को भेज देता है। बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह आगे की तरफ आते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा कहलाता है रेक्टम। क्या कहलाता है, रेक्टम। इसमें 2, 3 या 4, 5 घंटे खाना रहता है, जो अपशिष्ट के रूप में पड़े रहते हैं। सुबह सुबह आप क्या करते हैं, इसी रेक्टम से एनस के माध्यम से, यानी एनस यानी गुदा, एनस यानी गुदा के माध्यम से, यहां पे लिख देता हूं, गुदा, गुदा के माध्यम से सुबह सुबह जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो बाहर निकाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे साथ जुड़ जाए, और अपने दोस्तों में ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस लेक्चर का, इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।